फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहूँगा कि जो जो लोग 29 तारीख को वेबिनार पे ज्वाइन हुए थे, तो उन लोगों के लिए ये एक रिवीजन हो जाएगा। एंड देन जो लोग आज के लिए नए लोग हैं, तो उनके लिए एक फर्स्ट टाइम होगा। तो ऐसा नहीं मत करना कि यार कि हमको ये पता है कि हमको ये टॉपिक वगैरह स्किप करना है, ये वो है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। आई एम द सिक्योर विद फ्रॉम सिक्योर विद टेकीज। सिक्योर विद टेकीज की तरफ से मैं हूँ। और सिक्योर विद टेकीज का एक मेन मोटिव है कि जितने भी टेक्निकल फील्ड है, तो टेक्निकल फील्ड के अंदर जितने भी ऑनलाइन डेली स्कैम्स वगैरह वो सारी कुछ चीज़ें वगैरह है, हो रही है। तो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड के अंदर डेली टू डेली अपडेट्स वगैरह आ रहे हैं। तो उन अपडेट्स को पब्लिक के साथ ऑलरेडी अपडेट रखो। यानी कि अभी जो गांव के बंदे होंगे या फिर कोई भी नॉर्मल शहर का बंदा होगा, तो कुछ लोग होते हैं ना कि अनएजुकेटेड पर्सन होते हैं, तो उन लोगों को इन सारी कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज वगैरह बहुत कम रहता है। एंड देन कुछ लोगों को है ना कि इसके बारे में जो नॉलेज रहता है, तो वो लोग तो स्कैम वगैरह से बच जाते हैं। बट जिनके साथ होता है, तो उन लोगों के साथ भी स्कैम वगैरह ना हो पाए, फ्रॉड वगैरह ना हो पाए, एंड देन साइबर सिक्योरिटी के फील्ड के अंदर वो लोग भी नॉलेज गेन कर पाए। तो इसी मेन मोटिव की मदद से सिक्योर विद टेकिस को बिल्डअप किया गया है। एंड सिक्योर विद टेकिस की तरफ से ये एक साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग के ऊपर जितनी हो सके उतनी अवेयरनेस फैलाने के लिए एक छोटा सा कोर्स रखा गया है, जो आप सबको फ्री के अंदर एक्सेस दिया गया है। तो इस कोर्स के अंदर सबसे पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आपको फ्री कोर्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट डे को ज्वाइन हुए, बाद में एक हफ्ते तक ज्वाइन रहोगे, उसके बाद आप लीव कर दोगे। तो आपको है ना कि इस कोर्स के जो भी बेनिफिट्स वगैरह रहेंगे, तो वो बेनिफिट्स वगैरह के लिए आप एलिजिबल नहीं रह पाओगे, क्योंकि इस कोर्स की सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह होगी। एंड देन ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह है, तो वो सिक्योर विद टेकिस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर भी अवेलेबल रहेगी। जो आप यूट्यूब पे भी जाके सर्च करोगे तो भी आपको फर्स्ट रिकमेंडेशन पे मिल जाएगी। एंड देन दूसरी थिंग कि हम इस पूरे के पूरे कोर्स ड्यूरेशन के अंदर हम देखेंगे कि जो बंदा या फिर कोई भी पर्सन फर्स्ट डे टू लास्ट डे पूरा कोर्स वगैरह अच्छे से करता है, जिसका परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा खासा होगा, तो उसको बोनसेस के तौर पे है ना कि कूपन कोड्स वगैरह भी मिलेगा, कि जो इन फ्यूचर जो सिक्योर विद टेकिस की तरफ से या फिर और भी कई दूसरी जगहों पे भी कोर्स वगैरह आएंगे, तो उसके ऊपर डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट वगैरह के कूपन कोड्स वगैरह के भी लाकर दिया जाएगा। दूसरी थिंग की ये है कि इसके ऊपर एक सर्टिफिकेट भी होगा, लास्ट में एक कॉमन टेस्ट होगा। तो कॉमन टेस्ट के अंदर जिसका जिस हिसाब से परफॉर्मेंस रहेगा, उस हिसाब से सर्टिफिकेट रेडी होगा। एंड देन उसके सर्टिफिकेट के अंदर मार्किंग वगैरह भी आएगी। तो आप ऐसा मत सोचना कि इसके अंदर हमारे कोई बेनिफिट्स वगैरह होने वाले नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह रहेंगे। एंड देन आखिरी में जो पर्सन लास्ट फर्स्ट डे टू लास्ट डे तक अटेंड वगैरह किया होगा, तो उसको बोनसेस के तौर पे है ना कि कुछ एडवांस टूल्स वगैरह के बारे में या फिर कोई एडवांस चीज़ों के ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट, एंड देन फुल टू फ्री एक्सेस भी कुछ चीज़ों के ऊपर मिल जा सकता है। एंड यही रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड बीच के अंदर माइक एंड वो सारी कुछ चीजें वगैरह का एक्सेस दिया नहीं जाएगा। माइक का एक्सेस है ना कि लास्ट में दिया जाएगा, कि डाउट्स वगैरह है तो लेक्चर खत्म होने के बाद एक 10 मिनट या 15 मिनट का डाउट सेशन रहेगा। तो उस डाउट सेशन के अंदर आप अपने डाउट्स वगैरह को क्लियर कर सकते हैं। एंड देन दूसरी बात एक कि आप एक एक करके माइक ओपन करना, एंड देन एक एक करके डाउट्स वगैरह क्लियर करना, कि ऐसा नहीं कि माइक से की परमिशन एक साथ ओपन हुई तो सभी लोग एक साथ डाउट्स वगैरह पूछना शुरू कर दो। तो वो एक चीज ध्यान रखना। एंड दूसरी चीज कि क्लास के अंदर कोई भी बीच बीच के अंदर है कि मैं सवाल वगैरह करूंगा, कि ऐसा नहीं कि आपने फिर क्लास वगैरह को शुरू किया और बाद में फिर कि हम होम स्क्रीन पे जाकर कुछ और भी मैसेजेस वगैरह देखे, क्लास के अंदर बस सुना और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीच बीच के अंदर क्वेश्चनिंग वगैरह होगा, तो जिसके लिए है ना कि आपका वो चैट बॉक्स ओपन किया जाएगा। तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको आंसर्स वगैरह देना होगा। एंड क्लासेस के अंदर इंटरेक्शन करना पड़ेगा। ओके, चलो मैं फिर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से कि व्हाट इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। तो हमारे कोर्स के ऊपर सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी के अंदर बोलना चाहेंगे तो व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी वाली फील्ड है। सबको पता है कि साइबर सिक्योरिटी एक प्रोटेक्टिंग सिस्टम नेटवर्क एंड डाटा ब्रीचेस को या फिर डेटा थेफ्ट्स वगैरह होता है। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर प्रोटेक्शन वगैरह के लिए साइबर सिक्योरिटी वगैरह एंड सच एज हैकिंग एक्टिविटी वगैरह के लिए हम साइबर सिक्योरिटी के वर्ड्स वगैरह का यूज करते हैं। एंड इथिकल हैकिंग, ये दो वर्ड्स ऐसे कॉमन वर्ड्स हो गए कि जो आजकल है ना कि ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह पे बहुत सारी जगहों पे सबने सुने हुए हैं कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी एंड देन व्हाट इज इथिकल हैकिंग, कि दोनों चीजें क्या है। फिर आज के डिजिटल वर्ल्ड के अंदर इस सबका पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिजनेस डाटा, नेशनल सिक्योरिटी एंड देन स्टोर्ड ऑनलाइन सारी कुछ चीजें हैं ना कि अभी के टाइम पे जैसे देखने जाए तो सबकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देखने जाए सोशल मीडिया, फिर दूसरी कुछ जगहों पे देखने जाए तो क्लाउड स्टोरेज वगैरह हम सब लोग वहाँ पे उसका यूजेस वगैरह करते हैं। एंड देन दूसरी चीज है कि बिजनेस डाटा, बिजनेसेस भी आजकल सारे कुछ डिजिटल होने लगे। पहले जैसे नहीं कि एक बहुत लंबी चौड़ी किताब वगैरह रखते थे और किताब के अंदर सारा कुछ उसकी एंट्रीज वगैरह होती थी एंड उसके बारे में हम वहाँ पे बातचीत वगैरह करते थे। तो अभी के टाइम पे वैसा कुछ नहीं है, सारी कुछ चीजें वगैरह डिजिटल होने लगी। अभी के टाइम पे सभी जगहों पे देखोगे यूपीआई एप्स वगैरह आ गई, यूपीआई की सिस्टम्स होने लगी है मोस्टली। बहुत इंडिया के अंदर A to Z ऑल लोकेशन पे आने लगी है। कुछ ऐसी लोकेशंस होंगी कि जहाँ पे यूपीआई वगैरह की नहीं यूज होगा, डिजिटल बहुत कम है। बट A to Z हम देखने जाए तो हर एक जगह डिजिटल होने लगी है। डिजिटल होने के साथ साथ साइबर थ्रेफ्ट्स भी उतने फास्ट ग्रो होने लगे हैं। जितना डिजिटली इंडिया ग्रो हो रहा है उतने साथ साथ है ना कि साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग की फील्ड भी उतनी ग्रो हो रही है, उतना फास्ट वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। फिर अगर हम देखने जाए तो बिजनेस डाटा के अंदर बिजनेस के कुछ डेटाबेस, बिजनेस के बारे में देखने जाए तो बिजनेस का जितना कुछ भी रहता है सारा कुछ ऑनलाइनली अवेलेबल है। फिर पर्सनल डेटा, सिक्योरिटी थेफ्ट्स वगैरह हो गए, बैंकिंग डेटा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सभी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह भी ऑनलाइन रहती है। फिर देखने जाए तो साइबर सिक्योरिटी हैज बिकम एसेंशियल टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। साइबर सिक्योरिटी को एक इंडिविजुअली भी यूज किया जा सकता है एंड ऑर्गेनाइजेशन भी यूज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअली ये सब लोगों को पता ही है कि किस तरीके से यूज होता है एंड क्या है। तो सबसे पहले एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा सभी लोगों से कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार चैट के अंदर जितना कुछ भी आपको पता है या फिर अभी के टाइम पे जो कुछ भी बोला तो उसके अंदर से आपको जो समझ में आया, जितना कुछ भी पता हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स पे ओपन है, चैट बॉक्स पे आप लिख सकते हो। स्क्रीन शेयरिंग नहीं हुई है क्या? I request to all please answer and interact with us.
Safety of devices, knowledge to know about the way to secure us cybercrimes. The methods by which we can protect system network from digital attacks. Okay. Information safety of data, protection from cyber attacks, threats to secure the information. Yeah, great. In simple words, we can define cybersecurity as a protection of people from unwanted from scammers. Make sure that people can use for the internet. ये देखने को मिल रहा है तो वैसे सबको पता ही है मोस्टली हद तक प्राइवेसी। ओके, ग्रेट। तो सबको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बेसिकली थोड़ा बहुत नॉलेज तो है ही सबको। तो फिर चलते हैं व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के 3 टाइप्स है, ऑफेंसिव, डिफेंसिव एंड देखने जाए तो एक प्रिवेंटिंग है। तो ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव के अंदर क्या क्या चीजें आती है साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग के अंदर देखने जाए तो एक ऑफेंसिव प्रोटेक्शन भी है, डिफेंसिव प्रोटेक्शन भी है एंड प्रिवेंशन प्रोटेक्शन भी है। तो ऐसे 3 टाइप्स के अलग अलग मैं अपनी तरीके से डिफाइन करता हूँ। बाकी लोग हैं ना कि 2 टाइप से डिफाइन वगैरह करते हैं, बट मैं 3 टाइप इसीलिए डिफाइन वगैरह करता हूँ क्योंकि उन सारी चीज़ों से ना कि हम सारी कुछ चीज़ें वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन वगैरह कर सकते हैं इसीलिए। फिर एक प्रोटेक्टिंग डाटा और इन साइबर सिक्योरिटी। तो प्रोटेक्टिंग डेटा हो गया, प्रिवेंटिंग अटैक एंड एंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी। ये तीनों चीजें हैं कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी के टॉपिक्स है। फिर प्रोटेक्टिंग डाटा कि हम अपने डाटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट वगैरह कर सकते हैं, हम अपनी ऐसी कौन सी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं कि जिसकी वजह से हम अपने डेटा वगैरह को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी की कंपोनेंट्स की बात करें तो कुछ मेजर की कंपोनेंट्स है, तो उसके ऊपर है ना कि हम इस कोर्स के अंदर इन ब्रीफ बात करने वाले हैं। तो आज के दिन को ही मैं उन चीज़ों के बारे में एडवांसली आपको मैं बता देता हूँ, तो आप उन सारी चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर हो सके। तो एक तो है फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हम इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी के अंदर हम एंश्योरिंग दैट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस आर सिक्योर फ्रॉम अटैक्स, यानी कि अटैक्स वगैरह से एप्लीकेशंस वगैरह किस तरीके से सिक्योर वगैरह हो सकती है। एप्लीकेशंस के ऊपर हम सिक्योरिटी वगैरह टेस्टिंग वगैरह की किस तरीके से करेंगे उसके ऊपर भी बातचीतें वगैरह होगी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग डेटा especially sensitive or personal data from unauthorized access और disclosure, यानी कि हम अनऑथराइज एक्सेस हो गए या फिर साइबर थ्रेट्स हो गए या फिर कोई स्कैम्स वगैरह हो गए, तो उन सारी चीज़ों से हम अपने सारी पर्सनल इंफॉर्मेशंस वगैरह को किस तरीके से प्रोटेक्ट वगैरह रखेंगे या फिर किस तरीके से अपनी खुद पर्सनल प्रोटेक्शन रखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर भी बातचीत होगी। फिर ऑपरेशनल सिक्योरिटी, ऑपरेशनल सिक्योरिटी ये है कि प्रोटेक्टिंग द प्रोसेसेस दैट हैंडल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि पर्सनल डेटा वगैरह तो उतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं बोल सकते, बट वो भी एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के अंदर ही आता है। बट पर्सनल इंफॉर्मेशन से एक लेवल ऊपर की साइड पे हम देखने जाए तो कंपनीज हो गए या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, तो ऑर्गेनाइजेशंस के पर्सनल डाटा प्लस उनके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड देन दूसरी कुछ बैंकिंग इंफॉर्मेशन वगैरह होती है, वो एक एडवांस लेवल की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के अंदर हम गिनती करते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में, प्रोटेक्शन वगैरह के बारे में बात होगी ऑपरेशनल सिक्योरिटी के अंदर। फिर डिजास्टर रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी के अंदर हम बातचीत करें तो प्लानिंग फॉर एंड रिकवरी फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट और डाटा ब्रीचेस, यानी कि अगर कोई भी डाटा ब्रीच वगैरह होता है या फिर हमारा कोई भी डाटा वगैरह लीकेज वगैरह कहीं पर भी होता है, तो उन सारी चीज़ों से हम किस तरीके से रिकवरी कर सकते हैं एंड हम किस तरीके से अपने आप को प्रिवेंट करेंगे, तो उसके ऊपर भी इन सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। एंड
नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन डिजिटल एज। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी इन और इन साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग का इस डिजिटल युग के अंदर कि उसका कितना इम्पोर्टेंस है। कि आजकल तो बहुत ज्यादा अगर हम देखते हैं हर एक जगह पे हम डेली के डेली न्यूज सुनते हैं कि इसका ये यूपीआई एप्स वगैरह हैक हो गया, व्हाट्सएप हैक हुआ, ईमेल हैक हुआ, इसका इंस्टा के साथ ये हो गया या फिर इसका सोशल मीडिया के साथ ये हो गया, किसी का बैंक अकाउंट से 10,000 खाली हो गए, किसी का पूरा पूरा 1 लाख खाली हो गया, कंपनी बैंक करप्ट हो गई, ये वो बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के बारे में या फिर इथिकल हैकिंग के ऊपर बहुत सारे सच एज न्यूज आर्टिकल्स वगैरह भी डेली टू डेली अपडेट्स वगैरह होते रहते हैं। अगर देखने जाए तो इंडिया टू इंडिया भी होते हैं कुछ अटैक्स वगैरह, एंड देन कुछ आउट ऑफ कंट्री से भी अटैक्स वगैरह होते हैं। तो सारे अटैक्स वगैरह को हम प्रिवेंशन वगैरह के अंदर देखिए तो बहुत सारे अटैक्स वगैरह है। तो सबसे पहले उन अटैक्स के बारे में देखने जाए तो क्रिटिकल जो अटैक्स वगैरह होंगे मैं उसके ऊपर ही बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट है डेटा प्रोटेक्शन। उसके अंदर डेटा प्रोटेक्शन के अंदर कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, और हम देखें वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज वगैरह, वो सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन जितनी भी है सारी कुछ है ना कि अभी के टाइम क्लाउड पे स्टोर होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अभी के टाइम पे फिजिकल सिस्टम वगैरह पे सेव करता हो। फिजिकल के ऊपर भी अगर कोई फिजिकल स्टोरेज के ऊपर भी सेव वगैरह करता है तो उसके ऊपर भी सेफ्टी कितनी है, उसका कोई फिक्सिंग वगैरह नहीं है। जिस तरीके से साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग की फील्ड डे टू डे अपडेट वगैरह होती रहती है, उसी तरीके से ये सारी कुछ चीज़ें भी जितने भी स्कैमर्स हैं, हैकर्स हैं, वो लोग भी डे टू डे अपडेट हो रहे हैं। वो लोग भी डेली टू डेली अपडेट होकर वो लोग भी एक लेवल से एक लेवल ऊपर की साइड पे जा रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ों को वो इन्वेंट वगैरह करता है कि उससे है ना कि वो लोग किस तरीके से बचे, एंड देन किसी का भी इंफॉर्मेशन वगैरह को वो स्नैच कर सके बिना उसको सामने वाले को पता लगे। तो वो सारी कुछ चीज़ें किस तरीके से होगी, तो उन सारी कुछ चीज़ों के ऊपर ये डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर आ गया। फिर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन या फिर बिजनेस कंटिन्यूटी, उसके ऊपर बात करें कंटिन्यूटी के ऊपर, तो बिजनेस कंटिन्यूटी और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दोनों सेम टॉपिक ही है। दोनों के अंदर देखें तो cyber attacks can cause massive financial losses to business through data breaches, ransomware attack और business downtime. साइबर अटैक्स और फाइनेंशियल साइबर अटैक्स की वजह से कंपनीज हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, तो उन सारी चीज़ों को फाइनेंशियली लॉसेस बहुत सारा, अगर एक भी छोटा मोटा सा भी अटैक वगैरह होगा ना, बहुत तगड़ा वाला लॉस वगैरह देकर जाता है। तो उन अटैक्स के ऊपर हम देखें तो कौन से अटैक्स वगैरह उन कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर होता है, तो जिसकी वजह से उन कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह को बहुत अच्छा खासा लॉस होता है। तो उन अटैक्स के अंदर है एक तो डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीचेस की वजह से उनके कस्टमर्स का डेटा वगैरह लीक होता है ना, तो भी कस्टमर्स वगैरह से बहुत ज़्यादा लॉस वगैरह उस कंपनी को मिल सकता है। फिर एक दूसरा अटैक है रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक की वजह से उस कंपनी का जितना कुछ भी इंफॉर्मेशन है, जितना कुछ भी डेटाबेस वगैरह है, उन सारी चीज़ों को इंक्रिप्ट करते हैं हैकर्स वगैरह, एंड उसके ऊपर है ना कि कोई एक फाइनेंशियल अमाउंट के बारे में डिमांड की जाती है कि जब तक आप उतनी अमाउंट पे नहीं करोगे तब तक के लिए वो आपको एक डिक्रिप्शन की वगैरह देंगे नहीं, एंड देन आप अपनी कोई भी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को आप ऑन नहीं कर पाओगे या फिर उसका एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो वो सारी कुछ चीज़ें रैंसमवेयर अटैक्स के अंदर आती है। लास्ट वन है बिजनेस डाउन टाइम। ओके, बिजनेस डाउन टाइम के अंदर देखें तो डेनियल ऑफ सर्विस अटैक या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, दोनों अलग अलग टाइप के हैं बट वर्किंग मेथड दोनों का सेम टाइप के जैसा ही बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस है दोनों के अंदर, और उन सारी चीज़ों की वजह से जैसे कि कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लोग ऑफलाइन भी वर्किंग करते हैं एंड देन ऑनलाइन भी वर्किंग करते हैं। तो ऑनलाइन उनके वेबसाइट्स वगैरह पे जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह के ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह भी है। तो वैसे ही हम देखने जाए तो कोई भी एक ऑनलाइन स्टोर है तो ऑनलाइन स्टोर क्या है, एक ऑफलाइन स्टोर भी होगा एंड देन ऑनलाइन के ऊपर भी स्टोर है।
तो वो ऑफलाइन स्टोर रात के टाइम को तो ऑफ रहेगा, बट ऑनलाइन वाला तो ऑन ही रहेगा ना पूरा टाइम, 24/7। तो क्या करते हैं हैकर्स और जितने भी लोग रहते हैं दूसरे, तो उनके फायदे के लिए उस पर्टिकुलर स्टोर को डेनियल ऑफ सर्विस अटैक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक की इन वजह से उस पर्टिकुलर चीज को एक्सेस होने ही नहीं देते। जैसे कि अगर मेरे को वो चीज ओपन करनी होगी ना, तो वो चीज ओपन ही नहीं होगी, बहुत ज्यादा लोड लेगा और बाद में मेरे को एरर शो करने लगेगा कि आप इस चीज को एक्सेस नहीं कर पाओगे, एंड देन वो सारी कुछ चीजों के अंदर है, ये सारी कुछ चीजें आती है, तो उसके बारे में भी बातचीत वगैरह होगी। फिर एक इसके अंदर ही दूसरे कुछ टॉपिक के ऊपर बात करें तो मेंटेनिंग ट्रस्ट, कि आज के डिजिटल एज के अंदर लोग बिजनेसेस वगैरह होते हैं, बिजनेसेस ट्रस्ट वगैरह के अंदर एम्प्लॉयज वगैरह है, तो वो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह है, तो वो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के साथ पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर वगैरह करता रहता है। तो वहां पर क्या होगा कि अगर कोई पर्सन उस कैंटीन के अंदर, अगर कोई आउट ऑफ कंपनी से या फिर आउट ऑफ ट्रस्ट से अगर कोई आता है और उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के साथ इंटरेक्ट वगैरह हो जाता है, तो वहां से भी डेटा ब्रीचेस एंड साइबर अटैक्स होने के मेजर चांसेस वगैरह भी बन सकते हैं। तो वहां पे उन सारी चीजों को रोकने के लिए अभी कंपनीज वगैरह भी क्या कर रही है कि एक उनके जितने भी एम्प्लॉयज वगैरह है, तो उनके लिए एक अलग से मेस वगैरह कंपनी के अंदर ही प्रोवाइड वगैरह करते हैं। एंड वो सारी चीज़ें तो वो कंपनी लेवल के ऊपर इंडस्ट्रियल नॉलेज हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों को इस कोर्स के बाहर किया, तो उन सारी चीज़ों के बारे में अभी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, तो इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। फिर नेशनल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट्स rely on secure digital system for critical infrastructure, defensive system and classified information। गवर्नमेंट आज के डिजिटल एज के अंदर देखने जाए तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस सिस्टम और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के ऊपर, कि वो गवर्नमेंट भी चाहती है कि अपना देश के कितना साइबर सिक्योरिटी के अंदर कितना सेफ रहे, हमारे देश की कोई भी नागरिक का या फिर कोई भी जनता का डेटा वगैरह कोई और कंट्री के पास ना जाए, और कोई और कंट्री का कोई आतंकवादी वगैरह उस इंफॉर्मेशन का यूज करके हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। तो उन सारी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट भी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। Cyber security is crucial to prevent cyber attacks that can compromise national security। तो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड इस टाइप पे गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी के मेंबर्स वगैरह हैं, तो जिनको हम व्हाइट हैट हैकर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, तो वो व्हाइट हैट हैकर्स भी अभी के टाइम बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एंड देन वो लोग भी डे टू डे जितना हो सके उतना रिसर्च एंड डेवलप करते हैं, R&D वगैरह चलता रहता है। एंड देन अभी के टाइम पे वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज ना हो सके, उसके लिए उतने ज़्यादा साइबर अटैक से के अगेंस्ट में प्रिवेंशन के मेथड्स वगैरह वो लोग लाते जा रहे हैं। हमारे इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काफी सारी कुछ चीजें वगैरह कर रहे हैं। फिर ग्रोथ ऑफ साइबर क्राइम्स की ग्रोथ वगैरह कहाँ से शुरू हुई, तो एज साइबर क्रिमिनल्स बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड द नंबर ऑफ साइबर अटैक्स इंक्रीजेस। यानी कि पिछले कुछ टाइम के अंदर देखे तो 2000 के 2019-20 के टाइम पे साइबर अटैक्स वगैरह उतनी ज्यादा क्राइम्स के ऊपर है ना, कि साइबर क्राइम्स उतने ज्यादा नहीं हो रहे थे। उतने ज्यादा कब से इंक्रीज हो कि जब से कोरोना आया, कोरोना के बाद टेक्निकली एंड डिजिटली सब लोग ग्रो होना लगे, क्योंकि जैसे ही वहां से शुरू हुई कि वहां से ही पूरा का पूरा A to Z ऑल चीजें ना कि डिजिटली आगे इंक्रीज होने के नाते वहां पे है ना कि साइबर क्राइम्स ग्रोथ इंक्रीज होने लगा। वहां पे 2019-20 के अंदर आंकड़ा देखे तो साइबर क्राइम्स के आंकड़े के मुताबिक इंडिया के अंदर साइबर क्राइम्स की नंबर देखे तो 20,000 या 40,000 के आसपास था, जो आज डेली का आंकड़ा इंक्रीज होकर 2024 तक पहुंचते पहुंचते आज 1.5 लाख से भी ज्यादा हो गया डे टू डे। फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करें तो टाइप ऑफ साइबर अटैक्स।
साइबर अटैक्स के अंदर यहाँ पे प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने तीन ही टाइप्स को दिखाया गया है, बट मैं ज़्यादा बोलूँगा तो बहुत मैं इस कोर्स के अंदर मेजर 7 टाइप्स के ऊपर बेसिकली इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। इन डिटेल इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं दे दूँगा क्योंकि वो कुछ पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में जाता है। तो अगर मैं बोलना चाहूँ तो आप अपने तरीके से उस चीज़ों के ऊपर पर्टिकुलरली रिसर्च वगैरह कर सकते हो। ऑनलाइन आप कुछ भी सर्च वगैरह करोगे तो आपको उन सारी कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशंस वगैरह मिल जाएगी। तो एंड आगे की जितने भी क्लासेस वगैरह रहेगी तो उन सारी कुछ क्लासेस के अंदर भी कुछ चीज़ों का प्रैक्टिकली भी इंफॉर्मेशन वगैरह रहेगा। आज की क्लास के अंदर प्रैक्टिकली क्यों नहीं, कि आज की क्लास के अंदर बस इंट्रोडक्शन है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ साइबर अटैक के ऊपर बात करें तो मालवेयर के बारे में ही बात करते हैं। मालवेयर एक देखने जाए, मालवेयर क्या है? मालवेयर एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है कि जो है ना कि हार्मफुल एक्टिविटी और एक्सप्लॉइट ऑफ डिवाइसेस एंड नेटवर्क के ऊपर है ना, ये एक प्रोग्राम किया हुआ एक मलेशियस सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है, तो जिसको हम मालवेयर के नाम से जानते हैं। मालवेयर की भी इन डिटेल के अंदर तीन टाइप्स है, वायरसेस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स। तो वायरसेस क्या वर्क करते हैं, ट्रोजन्स क्या वर्क करते हैं एंड देन वॉर्म्स क्या वर्क करते हैं। तो वायरसेस के अंदर देखें तो वायरसेस इस तरीके से वर्किंग है, उनका मेथड है कि आपने उसको जिस तरीके से डिजाइन किया, जैसे कि उसको डिजाइन करने में आता है कि तू बस सामने वाले विक्टिम की इंफॉर्मेशन पे जा, इंस्टॉल हो, इंस्टॉल होने के बाद तुरंत उसके व्हाट्सएप से मेरे को हाई करके मैसेज सेंड कर देना इस नंबर के ऊपर पर्टिकुलर, उसके बाद उसका काम खत्म। तो वो क्या करता है, जैसे ही वो सामने वाली इस सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल होगा तो वो अपने आप ही बस व्हाट्सएप ओपन करेगा, हाई करके मैसेज करेगा उस पर्टिकुलर नंबर पे एंड देन वो क्लोज हो जाएगा। उसकी प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो गई एंड देन वो ऑटोमेटिकली वहां से हट जाएगा। उसको जितना कुछ बोला बस उतना ही किया, उसको आगे की चीजें वगैरह समझ में नहीं आती कि मेरे को बस मम्मी ने इतना बोला है कि इतनी चीजों को लाना है मार्केट से, तो इसके अलावा दूसरी कुछ चीजों का भी जरूरत है घर पे, तो वो सारी कुछ चीजें भी मार्केट आया हो तो साथ में लेकर जाओ। उसको ऐसा कुछ समझ में नहीं आता, वो बस क्या है जितना बोला है उतना करो, उसके अलावा का बाकी का काम उसके काम का नहीं है, उसके लिए कोई और पर्सन काम करेगा। तो वो उस तरीके से वायरसेस काम करता है। फिर आता है कि ट्रोजन्स। ट्रोजन्स किस तरीके से वर्क करते हैं, ट्रोजन्स के अंदर कोई फिक्स वर्किंग मेथड या फिर कोई वर्किंग पर्पस वगैरह उसको दिया नहीं जाता। ट्रोजन को किस तरीके से होता है कि ट्रोजन एक मलिशियस सॉफ्टवेयर को आपको लैपटॉप या फिर आपके सिस्टम्स के अंदर, अगर एंड्रॉइड के अंदर भी या फिर आईओएस के अंदर भी कहीं पर भी इंस्टॉल हो जाता है, तो ट्रोजन्स को क्या होता है कि वो कमांड के ऊपर वर्क करता है। वो इंस्टॉल होगा तो इंस्टॉल होने के बाद इमीडिएटली वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आपके डेटा वगैरह को उसको बोला नहीं गया होगा कि इतना डेटा को वो भेज की क्या कर वो कर। जब तक अटैकर उस ट्रोजन को कमांड नहीं देगा कि मुझे विक्टिम की इतनी इंफॉर्मेशन चाहिए तो तू इतनी इंफॉर्मेशन ला, या तो फिर इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से ले जाकर उस विक्टिम तक पहुंचा, तो तब तक वो ट्रोजन है ना कि कोई कुछ भी वर्क नहीं करेगा। बस ऐसे ही नॉर्मली वो जैसे कि कुछ भी चीज ना हो ना, वैसे ही नॉर्मली वो आपके सिस्टम के अंदर पड़ा रहेगा, वो बस खा पी कर ऐश करेगा, बस ऐसे ही वो जैसे कि जिंदा लाश हो वैसा ही परफॉर्म करेगा। फिर आते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स एक ऐसी चीज है कि ट्रोजन का एक एडवांस लेवल वर्जन बोल सकते हैं उसको। कि ट्रोजन जो नॉर्मली वर्क करता है तो ट्रोजन क्या जिस तरीके से वर्क करता है ना, तो वो ज्यादा फैलता नहीं है, किसी और डिवाइस के अंदर इंस्टॉल वगैरह होता नहीं है। और वॉर्म्स उसके अगेंस्ट में क्या होता है कि आप अपने सिस्टम के अंदर वॉर्म को इंस्टॉल करके भी अगर आप जिस भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होंगे, तो उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड जितने भी सिस्टम्स होंगी, तो उन सारी सिस्टम्स के अंदर वॉर्म ऑटोमेटिकली इंजेक्ट होकर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होने लगेगा। वॉर्म की एक ये खासियत है कि जैसे कि कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस है ना कि लोगों के सांसों के साथ इंटरेक्शन होने के साथ साथ ऑटोमेटिकली वो फैलता था, तो वैसे ही वो ऑटोमेटिकली ये वॉर्म्स भी फैलते हैं।
नेटवर्क के कांटेक्ट के अंदर आने की वजह से डिवाइस के। तो आप एक चीज़ को रख सकते हो कि आप अपने सिस्टम के अंदर हमेशा आप विंडोज़ यूज़ करते हो, विंडोज़ डिफेंडर का यूज़ करो, या फिर लिनक्स यूज़ करते हो। तो लिनक्स के लिए कोई सिक्योरिटी ऑप्शंस के अंदर देखें तो एंटीवायरसेस वगैरह का यूज़ करो। मोबाइल्स के अंदर आप गवर्नमेंट का एम कवच करके एंटीवायरस है, फ्री सॉफ्टवेयर है, उसका यूज़ करो। कि गवर्नमेंट आपको फ्री की चीज़ें वगैरह दे रही है, क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो? उन सारी चीज़ों का यूज़ करो एंड सेफ रहो। पब्लिक वाईफाई को आप जितना हो सके उतना अवॉइड किया करो। अगर पब्लिक वाईफाई का इन चांस आपको यूज़ करना पड़ रहा है लास्ट ऑप्शन के तौर पे, तो पब्लिक वाईफाई के ऊपर आप एक वीपीएन का यूज़ करो। पब्लिक वाईफाई के साथ कनेक्ट होने के ऊपर तुरंत वीपीएन ऑन कर दो अपने फ़ोन का, और उसके बाद ही आप वहाँ पे कोई भी चीज़ों वगैरह पे ऊपर सर्व करना है तो सर्व करो। वरना आपके ऊपर दूसरे अटैक्स वगैरह परफॉर्म होकर भी आपके डेटा वगैरह के ऊपर या फिर आपकी पर्सनल एक्टिविटीज़ के ऊपर भी नज़र वगैरह रखी जा सकती है। और दूसरी चीज़, फिशिंग। What is phishing? Phishing is a social engineering attack where attacker impersonate legitimate entities to devise individuals into providing the sensitive information such as password, credit card details और personal data। यानी कि फिशिंग एक ऐसी तकनीक है, यानी कि जिसके अंदर अटैकर आपको बातों में उलझा कर या फिर वो अपनी बातों के अंदर आपकी बातों को घुमा कर आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करता है। एंड देन मैनिपुलेटिंग की ट्रिक है कि जिसकी वजह से आपको एक ऐसी चीज़ों को प्रोवाइड करता है कि जो एक फेक लिंक्स हो गए और उस वो सारी कुछ चीज़ों से, जैसे कि बीच में पता था कि इंस्टाग्राम के फेक लिंक्स बना के फॉलोअर्स इंक्रीज करना है, तो आप इस लिंक पे जाओ एंड देन अपना आईडी पासवर्ड डालो एंड देन आप अपने फॉलोअर्स को गेन करो। वैसे ही वो एक फिशिंग का ही ट्रिक है, आपको मैनिपुलेट वगैरह किया जाता है वहाँ पर। वहाँ पे आप मैनिपुलेट हो जाते हो अपना फ़ायदा देखकर एंड देन आप अपना आईडी पासवर्ड वगैरह वहाँ पे अकाउंट का क्रेडेंशियल्स वगैरह डाल देते हो। तो उसकी वजह से आपके सीधे के सीधे उस क्रेडेंशियल अटैकर के पास पहुँच जाता है। अटैकर आपके उस क्रिटिकल क्रेडेंशियल्स का यूज़ करके आपकी पर्सनल डेटा का वो आपने आपके पर्सनल अकाउंट्स वगैरह का वो एक्सेस ले लेगा। कभी कभार है ना कि फेक क्रेडिट कार्ड या फिर पेमेंट गेटवे भी क्रिएट करके वो लोग आपके बैंक डिटेल्स वगैरह भी कैप्चर करते हैं एंड देन उन बैंक डिटेल्स को वो डार्क वेब वगैरह पे दूसरी जगहों पे सेल वगैरह करके वो लोग अच्छी खासी कमाई वगैरह का करने का करते हैं। फिर थर्ड टॉपिक इज टेरियल ऑफ सर्विस अटैक। अगर उसका एडवांस लेवल बोलने जाए तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने बोला कि बिजनेसेस वगैरह के ऊपर उसको डाउन करने के लिए होता है। तो डेनियल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर देखने जाए तो डेनियल ऑफ सर्विस अटैक एक सिंगल सिस्टम के ऊपर से अटैक होता है। तो उसका अगर हम एक डायग्राम वगैरह देखने जाए, एक छोटा सा डायग्राम मैं दिखा देता हूँ। वेट अ सेकेंड, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ उसके लिए। What is Daniel of service attack and what is distributed of Daniel of service attack? चलिए, तो ये एक मेरा सिस्टम है कि इस सिस्टम के ऊपर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। यानी कि मेरे को मान लो कि मैं एक अटैकर हूँ और मैं अटैक करने वाला हूँ। एक यहाँ पे एक सर्वर बना लेते हैं, कोई भी कंपनी हो गई, तो ये सिक्योर विद टेकीज कंपनी का ही एक सर्वर है मान लो। तो सिक्योर विद टेकीज का इस सर्वर के ऊपर मैं अटैक करने वाला हूँ। तो मैं डॉस अटैक यानी कि डेनियल ऑफ सर्विस अटैक और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक दोनों की चीज़ों से मदद से आपको मैं समझाने वाला हूँ इसके अंदर। तो ये एक सर्वर मान लो कि बस ये सर्वर है, उसका मैं वैसे ही ब्रीफ डिजाइन क्रिएट कर दिया हूँ। ऐसा मत मानना कि ये ऐसे सर्वर वगैरह है कि हम कैसे मान ले ये वो। तो चलो, ये एक सिस्टम है।
तो इस सिस्टम के ऊपर से सामने वाले के सिस्टम के ऊपर, यानी कि डेनियल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर आपके ही सिस्टम का यूज करके मल्टीपल बॉट्स क्रिएट किए जाते हैं। मल्टीपल बॉट्स किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, तो मल्टीपल बॉट्स एक उसके ऊपर है ना कि डेनियल ऑफ सर्विस अटैक के लिए आपको है ना कि कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह ऑनलाइन मार्केट के अंदर देखे जाएगा, आपके ही सिस्टम के अंदर से मल्टीपल बॉट्स क्रिएट होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं 5 बॉट से दिखा रहा हूँ नॉर्मली, बट ऐसा नहीं कि 5 बॉट से क्रिएट होंगे, वहां पे बहुत हजारों की तादाद में बॉट्स क्रिएट होंगे, जैसे कि 10,000, 15,000, 20,000, वैसे एक सिंगल सिस्टम से बॉट क्रिएट होंगे। तो उन बॉट्स को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपको, ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो ये रहे आपके ही सिस्टम के क्रिएटेड बॉट्स कुछ। तो वो बॉट्स क्या करेंगे, उस सिस्टम पे जाके अटैक करेंगे और एक साथ इतने सारे बॉट्स या फिर इतने सारे पैकेट्स सामने के सर्वर पे जाएंगे। तो क्या होगा कि सर्वर के ऊपर है ना कि लोड इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से सीधा का सीधा सर्वर, और ये लोग है ना कि सीधा का सीधा सर्वर पे अटैक होगा, तो क्या होगा, सर्वर ऑटोमेटिकली लोड लेने लगेगा और धीरे धीरे लोड होते होते एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा कि जिस टाइम के ऊपर है ना कि वो सर्वर क्रैश हो जाएगा, सर्वर क्रैश होने लगेगा एंड देन वो है ना कि बहुत लंबा टाइम लेने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक अपने ही सिंगल आईपी की तरफ से या फिर एक सिंगल सिस्टम की मदद से आप जब अटैक कर रहे हो या फिर आप अपनी ये डेनियल ऑफ सर्विस अटैक को परफॉर्म कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है डॉस अटैक। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक एक वो सिंगल सिस्टम की मदद से नहीं होता, वो मल्टीपल सिस्टम की मदद से होता है। वेट, कंट्रोल वाई करके मैं ये ड्राइंग इतना बना देता हूँ वापस से। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक के अंदर हम देखते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, एक मान के चलो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक के ऊपर मैंने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया अपने सिस्टम के अंदर। तो क्या होगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का वो सॉफ्टवेयर बस मेरे डिवाइस के अंदर इंस्टॉल है, साथ में उसके जितने भी यूजर्स हैं, जैसे कि मान के चलो कि उस एप्लीकेशन या फिर उस सॉफ्टवेयर के ऊपर 50 यूजर, 100 यूजर या फिर 150 यूजर है, तो वो क्या करेगा, सीधा का सीधा वो 150 यूजर के जितने भी सिस्टम्स ऑन है, तो उन सारे के सारे सिस्टम के ऊपर से बॉट्स क्रिएट करेगा। तो ये मैंने कुछ 4 सिस्टम ड्रॉ कर दिए रैंडमली लोकेशन पे। तो वो क्या करेगा, एक सिस्टम ये रहा, एक सिस्टम से ये फर्स्ट बॉट क्रिएट किया, सेकंड क्रिएट किया, थर्ड, फोर्थ एंड देन ये फिफ्थ। वैसे ये 5 में इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको है ना कि आसानी से समझ में आ जाए। वैसे भी ये सेम टू सेम ये 5 बॉट ये भी क्रिएट करेगा। ये 3 लाइन या फिर 4 लाइन का मैं दिखा देता हूँ। तो इसी तरीके से सेम आपके सिस्टम से 40 या 50,000 बॉट क्रिएट हुए, वैसे ही दूसरी सिस्टम से भी 40 या 50,000 बॉट्स वैसे ही क्रिएट होगा। एंड देन वैसे एक सिस्टम से 40 या 50,000 बॉट क्रिएट होता है और एक सिस्टम से ही उस सर्वर को क्रैश होने में इतना टाइम लगता है। तो अगर इतने सारे बॉट्स एक साथ एक ही टाइम, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे एक साथ अटैक करेंगे एक सिंगल सर्वर के ऊपर, तो उस सिंगल सर्वर की हालत क्या ही होगी उस वक्त, उसके ऊपर है ना कि कितना सारा लोड होने लगेगा। सीधा का सीधा वो सर्वर है ना कि ऑटोमेटिकली वो अपना क्रैशिंग की हालत पे पहुंच जाएगा। वो फिर बाद में ना कि ओपन होने के लिए उसको है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह लग सकता है। तो इन्हीं सारी कुछ चीज़ों की मदद से कुछ हैकर्स हो गए या फिर कुछ ब्लैक हैट हैकर्स हो गए, तो उन सारी चीज़ों की मदद से है ना कि गवर्नमेंट्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, तो उनकी तरफ से उनके सर्वर को वापस से ओपन होने के लिए, उनका अटैक को रोकने के लिए वो पेमेंट्स की भी डिमांड करता है। तो उन सारी कुछ चीज़ों को किस तरीके से रोका जा सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाउड सर्वर का यूज़ करो, या फिर क्लाउड सिक्योरिटी को आप, क्लाउड सिक्योरिटी के लिए क्लाउड सिक्योरिटी मेंटेनेंस वगैरह आप डेली टू डेली देखते रहो, आपके सर्वर के ऊपर एक्टिविटीज़ वगैरह क्या होती रहती है,
आप लॉक्स वगैरह भी चेक करते रहो साथ में, और ये सारी कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखो। तो ये हो गए दोनों के ऊपर हम देखने जाए तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक एंड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में ये इंफॉर्मेशन थी। तो जिसके हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल के नाम पे देखें तो इन क्लासेस के अंदर हम करेंगे, दिखाएंगे उसके ऊपर कि किस तरीके से वो होता है। तो अब वापस से हम आ जाते हैं अपने स्लाइड के ऊपर से। और स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या गाइस? एक बार हैंड रेज करके बता देना कि स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं, स्लाइड पे आ गई कि नहीं। ओके ओके ओके, चलो। फिर ये तो मैंने बस यहाँ पे बस 3 ही अटैक्स के बारे में मेंशन ही किया है। 3 अटैक के बाद में हम दूसरे अटैक्स के ऊपर हम बात करें तो मेजर अटैक्स के अंदर रैंसमवेयर अटैक कि व्हाट इज रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक किस तरीके से वो परफॉर्म होता है, किस तरीके से वर्किंग उसका होता है, एंड देन क्या होता है, उससे किस तरीके से हम प्रिवेंट हो सकते हैं, उसके बारे में बातचीत वगैरह करते हैं। तो ransomware is a type of a malware that encrypts the victim data, rendering it inessential. The attacker then demands a ransom in exchange for a decryption key. यानी कि ransomware एक malware की, यानी कि एक वायरस की एक ऐसी टाइप है कि जो आपके सिस्टम की डाटा वगैरह को एक साथ ही एक कॉम्प्रोमाइज कर देता है, एंड देन वो एक अलग से एक टाइप मान के चलो कि एक टाइप का इंक्रिप्शन क्रिएट कर देता है, एंड देन वो इंक्रिप्शन की पासवर्ड इंक्रिप्टेड होता है। तो आप उन फाइल्स को अगर आप रिटर्न एक्सेस करना चाहोगे तो वो आप उसको नहीं कर पाओगे, वो सारे कुछ उसके लिए पासवर्ड मांगेगा, एंड देन उस पासवर्ड को लेने के लिए आपको उस अटैकर को कुछ रैंडम अमाउंट है ना कि जो भी वो मांगेगा, डिमांड करेगा, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को पे करना पड़ता है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज पे ये रैंसमवेयर अटैक्स वगैरह होता है तो वहाँ पे बहुत बड़ी वाली अमाउंट की डिक्रिप्शन की के लिए डिमांड होती रहती है। तो हम सबसे पहले कि हमको लगता है ये मेरे सिस्टम के ऊपर रैंसमवेयर अटैक होना शुरू हुआ है, तो उसके क्या टिप्स है। तो सबसे पहले देखेंगे तो सिस्टम क्या है ना कि वो परफॉर्मेंस है ना कि डिक्रीज होने लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, टास्क मैनेजर पे जाओ, एक्टिविटीज के अंदर देखो रनिंग एक्टिविटीज क्या है, या तो फिर एक स्टार्टअप मेन्यू वहाँ पे होता है। तो स्टार्टअप के अंदर आपकी कितनी कितनी एक्टिविटीज रनिंग है इन रियल टाइम, तो वो एक बार आप चेक कर लो। अगर स्टार्टअप एक्टिविटी के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी इनेबल रह गई है तो आप उस एक्टिविटी को डिसेबल कर दो, क्योंकि वो रैंसमवेयर ऑटोमेटिकली स्टार्टअप बार के ऊपर आपका वो सेट हो जाता है, एंड देन वो जैसे ही आप अपना पीसी को या फिर सिस्टम को ऑन करोगे वैसे ही वो ऑन हो जाएगा, एंड देन एक्टिवेट होने के बाद एडवांस अभी के टाइम पे लेटेस्ट रैंसमवेयर्स के ऊपर हम देखें तो वो आपके सिस्टम की स्क्रीन लॉक भी कर देते हैं। स्क्रीन लॉकिंग के अंदर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जैसे कि ये मेरा स्क्रीन है, तो मेरा विंडो स्क्रीन के ऊपर ऐसे नॉर्मली शो नहीं करेगा, मेरा विंडो स्क्रीन के ऊपर उनका एक मैसेज शो करेगा, एंड उस मैसेज के अलावा मैं बस कुछ ही सॉफ्टवेयर्स का एक्सेस कर पाऊंगा, जैसे कि नोटपैड हो गया या फिर सेटिंग में कैलकुलेटर, या बस कुछ ही चीज़ों का मैं एक्सेस कर पाऊंगा। उसके अलावा मैं बाकी के चीज़ों का एक्सेस वगैरह नहीं कर पाऊंगा। तो वो चीज़ रैंसमवेयर के अंदर आती, बट उसके अंदर वो बस डिक्रिप्शन के लिए पासवर्ड डालने का बोलेगा और एक क्रिप्टो का वॉलेट एड्रेस दे देगा। तो उस वॉलेट एड्रेस पे आप पर्टिकुलर अमाउंट को सेंड करो, एंड देन आगे की प्रोसेस करो। फिर बात करें तो मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है? तो मैन इन द मिडल अटैक के बारे में मैंने रैंसमवेयर के ऊपर प्रिवेंशन के टिप्स वगैरह को स्किप किया है, क्योंकि उसके ऊपर जब प्रिवेंटिंग के ऊपर जब बात होगी तो तब उस टाइम के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर के ऊपर हम देखने जाए तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा वेस्ट हुआ है, एंड देन आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा खींच सकता है। इसलिए मैं आज के लेक्चर के जितना कुछ टॉपिक है उसको मैं नेक्स्ट डे पे ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी के टॉपिक्स है
की कंपोनेंट्स, CIA ट्राइड हो गया, एंड देन एक लास्ट टॉपिक साइबर सिक्योरिटी कैरियर पाथ्स। आज के लेक्चर के अंदर ये दो टॉपिक्स को कवर करना था, बट इन दो टॉपिक्स को मेरे को कल के लिए ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, तो ये दो टॉपिक्स को कल अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। आज का मेन हो गया मैन इन द मिडल अटैक को मैं कवर कर लेता हूँ। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक है इसके बाद, वो भी कल शुरुआती में, कल एसक्यूएल इंजेक्शन से शुरुआत करेंगे। तो मैन इन द मिडल अटैक, मैन इन द मिडल अटैक के अंदर अटैकर आपके कम्युनिकेशन के बीच में एक पाथ क्रिएट करता है। तो उसके ऊपर हम एक छोटा सा एक डायग्राम देख लेते हैं, एंड देन उस डायग्राम के ऊपर आपको मैं दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके से होता है। चलो यहाँ पर देखने जाए तो ये एक पर्सन है, यानी कि मान के चलो कि ये मेरा फ्रेंड है और ये मैं हूँ। हम दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन चल रही है, हम दोनों बातचीत वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ से बात जाएगी एंड देन यहाँ से बात रिटर्न आएगी, दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत वगैरह कर रहे हैं। बट जब मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म करता है कोई भी अटैकर वगैरह, तो तब क्या होता है, तब एक दूसरा यहाँ पे एक अटैकर है मान के चलो, तो अटैकर दोनों के बीच में एक कॉमन वे क्रिएट करेगा, जो वहां से डेटा को ट्रांसप्लांट करके हैकर तक पहुंचाएगा या फिर अटैकर के तक पहुंचाएगा, एंड देन उस डेटा का वो यूज करेगा यहाँ से अपने फायदे के लिए। उन चीजों को वो देख भी पाएगा, मॉनिटर भी कर पाएगा, एंड देन उन चीजों को एडिट करके मैनिपुलेट भी करना होगा तो भी कर पाएगा। यानी कि एक थर्ड कनेक्शन आ गया। अगर आप, मेरा दोस्त मेरे तक कोई मैसेज सेंड कर रहा है, यानी कि वो इस वे के अंदर मेरे को एक मैसेज सेंड कर रहा है, तो क्या होगा, ये उसका मैसेज है ना कि मेरे पास तो आएगा, उसके साथ साथ अटैकर के पास भी जाएगा, अटैकर के पास इस वे से ही जाएगा, यहाँ से सीधा। अटैकर भी उस मैसेज को देखेगा, अटैकर उसके ऊपर अगर रिस्पॉन्स करना चाहे तो वो भी कर पाएगा, बट वो मेरे को पता नहीं होगा कि वो क्या रिस्पॉन्स किया। इसने लिख के भेजा कि भाई मेरे को 100 रुपए की जरूरत है, भाई मेरे को 100 रुपए भेजना अर्जेंटली, क्योंकि मेरी इस तरीके से कंडीशन है, तो और मेरा यूपीआई आईडी ये है, तो बस मेरे इस यूपीआई आईडी के ऊपर 100 रुपए मेरे को भेज दे। वो वाला मैसेज यहाँ से आगे जा रहा था, बट इसने क्या किया, रोक दिया। इसने क्या लिखा कि भाई 100 रुपए नहीं, तू भेजेगा 500 रुपए, क्योंकि उसको क्या चाहिए, मेरे को पैसों की नीड है, तो अटैकर को भी पैसों की नीड रहती है, तो वो भी क्या बोलेगा, मेरे को 500 रुपए की नीड है, तो तू यहाँ से जा। इसको मैसेज को उसने एडिट किया, मैसेज यहाँ पे आकर एडिट होकर सीधा का सीधा इससे आगे जाएगा इस साइड पे, वो अब पहुंचेगा मेरे पे। वो बाद में मेरे को क्या लगा, मेरे दोस्त को, उसको हॉस्पिटल वगैरह जाना है, तो उसको पैसों की अर्जेंटली नीड है, तो मैं क्या करूँगा कि उसको मैं भेजूंगा। तो यहाँ पे उसकी यूपीआई आईडी भी चेंज हो गई होगी, यहाँ पे अटैकर अपनी यूपीआई आईडी दे देगा, तो क्या होगा, सीधा का सीधा वो मेरे पे आया मैसेज, मैं क्या सोचूंगा, मेरे दोस्त का मैसेज है, तो मैंने एक पर्टिकुलर अमाउंट, यानी कि 500 रुपए मैंने अपने फ्रेंड को यहाँ से डेबिट कर दिया, यानी कि 500 रुपीज। ओके, यहाँ से मैंने 500 रुपए का किया, यहाँ से 500 रुपए का जो पेमेंट हुआ वो रिसीव होगा यहाँ पे इस अटैकर को। अटैकर क्या करेगा, उस 500 रुपए के अमाउंट को रिसीव करने के बाद उसमें से 400 रुपए अपनी जेब में रख लेगा, एंड देन बाकी के 100 रुपए जो मेरे दोस्त ने मेरे को जो यूपीआई आईडी उसकी भेजनी चाहिए, उस यूपीआई आईडी पे वो 100 रुपए ट्रांसफर कर देगा। वरना अगर उसको लेना होगा तो वो उसको 500 में 500 भी रखना होगा तो भी रख लेगा, वो ज्यादा भी डिमांड कर सकता है। बट ये उसका एक डायग्राम है कि यहाँ पे अटैकर होता है, यहाँ पे एक पर्सन होता है, एंड देन यहाँ पे एक सेकंड पर्सन होता है। तो उन दो सेकंड पर्सन के बीच के अंदर जब बातचीत वगैरह हो रही हो, तो वो भी उस चीजों को मैन इन द मिडल अटैक के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो मैन इन द मिडल अटैक दो टाइप से होते हैं।
मैन इन द मिडल अटैक के अंदर कुछ कंपनी के इंफॉर्मेशंस वगैरह को भी, बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशंस का भी इंक्लूडेशन वगैरह होता है, और उन सारी कुछ चीज़ों के बारे में भी वहाँ पे उसके ऊपर अटैक्स वगैरह के बारे में बातचीतें वगैरह की होती रहती है, एंड देन अटैक्स होते रहते हैं बहुत तक एक लेवल के ऊपर। फिर दूसरी चीज़ अगर देखें तो उसके सेम नेटवर्क के ऊपर भी होती है, एंड देन वो मल्टी नेटवर्क के ऊपर भी कनेक्शन हो तो मल्टी नेटवर्क के ऊपर भी होता है। सेम नेटवर्क के ऊपर क्या होता है कि अगर सेम नेटवर्क पे है तो सेम नेटवर्क का वो बस नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद वो दोनों पर्सन्स के बीच की बातचीत वगैरह को मॉनिटर कर पाएगा, एंड देन उसके बीच के एक्सचेंजेस वगैरह को भी वो मैनिपुलेट वगैरह कर पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के ऊपर बातचीत होगी, एंड सीआईए ट्रायड क्या है, सीआईए ट्रायड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ों से हम प्रिवेंशन वगैरह रख सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर आपको कैसा लगा, एंड देन आपकी आज की क्लास के अंदर जितना कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो प्लीज़ आप सब अपने अपने डाउट्स वगैरह के लिए मैं परमिशंस वगैरह अभी ऑन हो रही है, तो सब लोग